वियात आज का हमारा टॉपिक है दैट इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो इतने हम लोगों ने अभी इतने सारे लेक्चर देख लिए और हमको पता चल गया है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, कि इलेक्ट्रिक करंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब हम लोगों ने क्या किया कि हमने ले लिया एक सेटअप, यहाँ पे हमने लगा दी रॉड। ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया, यहाँ पर एक ये हमने स्टैंड लगा दिया, स्टैंड एक्चुअली में स्टैंड। और यहाँ पे हमने एक रॉड लगा दी, इससे अटैच करके एक रॉड बांध दी। और इस रॉड को हमने एक यहाँ पे मैग्नेट लगा हुआ है नॉर्थ साउथ, और यहाँ पे मैग्नेट लगा हुआ है, और यहाँ से इस रॉड में हमने करंट पास कर दिया। अब ये सेटअप जो हमारा बना, जब हम इसके अंदर करंट को स्विच ऑन करते हैं, तब यहाँ पर देखा जाएगा कि ये डिफ्लेक्शन आ गया। यहाँ पर ये डिफ्लेक्शन एक्चुअली में क्यों आ रहा है? देखो होता क्या है कि मैग्नेट है, उसकी खुद की कोई मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, और ऊपर से जो इलेक्ट्रिक रॉड के अंदर ऑब्वियसली एक मेटल रॉड होगी, तो ऑब्वियसली उसके अंदर क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी तो वहाँ पर कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और यहाँ की जो मैग्नेटिक फील्ड है जो भी फॉर्म होगी, वो यहाँ की जो मैग्नेटिक फील्ड है इस ये फॉर्म हुई है, इसको यहाँ पर रिपेल करेगी। तो कहीं ना कहीं इस रिपल्शन के कारण यहाँ पर एक फोर्स लगा, जिसके कारण ये मैग्नेटिक रॉड कहीं ना कहीं डिस्प्लेस हो जाएगा। और हम लोग जब करंट को रिवर्स करेंगे तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी हमने डायग्राम में देखा था अपना, राइट हैंड स्क्रू रूल या फिर राइट हैंड थंब रूल्स हम देखा था कि जो डायरेक्शन है, अगर करंट रिवर्स होता है तो उसके साथ साथ वो है डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। करंट रिवर्स हो जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स होता है। सेम वे अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स होगा तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो भाई, मैग्नेट की खुद की मैग्नेटिक फील्ड एट द सेम टाइम अब रॉड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई, तो ये दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे। मान लो कि यहाँ पर अगर करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पे कोई सम काइंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बन गई, ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ऑब्वियसली वो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड को एक तरह से रिपेल करेगी, तो ये कहीं ना कहीं उसके कारण डिस्प्लेस हो जाएगा। तो यही कारण है जिसके कारण एक दो मैग्नेट को आसपास रखोगे और मान लो अगर नॉर्थ और साउथ है तब तो वो अट्रैक्ट कर लेंगे, और मान लो कि वो अलग अलग है, ठीक है, तो वो रिपेल कर देंगे। ऑब्वियसली यहाँ पर भी सर्कुलर लूप टाइप मैग्नेट होगा, तो इसके भी नॉर्थ और साउथ पोल है, इसके भी नॉर्थ एंड साउथ पोल है, तो ये दोनों दोनों पोल से एक दूसरे को रिपल्शन देंगे और ये डिस्प्लेस कर जाएगा कहीं ना कहीं। इसी कारण से हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जो है एक्चुअली हम फाइंड कैसे करें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को? पहले तो कुछ चीज़ लिख लेते हैं। इफ़ डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड चेंज एंड डिस्प्लेसमेंट occur in other डायरेक्शन। एक बार हम लोग इस डायग्राम को वापस से समझते ढंग से। देखो ये जो एक स्ट्रक्चर है, अब यहाँ पे एक मिनट ना फोकस कर लेता हूँ कैमरा को। हाँ देखो, ये यहाँ पे हमने स्टैंड में यहाँ पे रॉड फंसा रखा है, और यहाँ से हमने ये मेटलिक रॉड है, तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर दी। अब ये कुछ ना कुछ अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, उस कारण नॉर्थ एंड साउथ पोल। सेम है यहाँ पर भी, नॉर्थ एंड साउथ पोल के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आपस को कहीं ना कहीं रिपेल करेगी, और ये इसको दूर धकेलेगा और इसको दूर धकेलेगा। इसके कारण कहीं ना कहीं ये जो मैग्नेट है, क्योंकि ये फ्री अटैच है, यहाँ से मूव करता है, इसको हमने फिक्स कर रखा है, तो कहीं ना कहीं ये रॉड डिस्प्लेस हो जाएगा। और डिस्प्लेस जैसे हुआ हम लोग को ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि कितना डिफ्लेक्शन है। तो ये जो फोर्स अप्लाई होगा, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट होगा, तो कोई ना कोई फोर्स अप्लाई होगा ना, तभी डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर मान लो यहाँ पे पेन रखा हुआ है, इसको डिस्प्लेस होना है, कैसे डिस्प्लेस होगा? अगर मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई करूँगा तभी डिस्प्लेस होगा ना। सेम है, अगर रॉड सिर्फ ऐसे झूल रहा है तो कैसे डिस्प्लेस होगा? जब उसके अंदर कोई फोर्स अप्लाई होगा तब वो झूलेगा, जब वो चलेगा ना, डिस्प्लेस करेगा। अगर हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पर्टिकुलर रखते हैं तो ऑब्वियसली इसकी पर्टिकुलर एक एंगल में एक डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और अगर वहीं पे हम लोग तो उसके अकॉर्डिंग डिस्प्लेस मान लो फॉर एग्जांपल राइट को आ गया, पर वहीं पे मान लो कि अगर डिस्प्लेसमेंट राइट की जगह पर हमने इसका दूसरे क्या बोलते हैं इसका मैग्नेटिक फील्ड को, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सॉरी, वो इलेक्ट्रिक करंट है, उसको हमने रिवर्स कर दिया, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहीं ना कहीं रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि करंट जो है वही मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अगर मान लो करंट को हमने रिवर्स कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाएगी, इसके कारण जो उसका फोर्स लगना है वो भी रिवर्स हो जाएगा, और दूसरे एंगल में इसके अंदर फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर जो मेन खेल है वो ये है कि जब भी एक स्टैंड, जो मेटलिक स्टैंड है, उसको हमने फ्री छोड़ रखा है, उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई, तो वो कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और वहीं पर मैग्नेट पास तो खुद की मैग्नेटिक फील्ड है ही,
तो इसी कारण से जब मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड और जो रॉड की मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेगी तो कहीं ना कहीं रॉड के ऊपर एक फोर्स लगेगा, और क्योंकि रॉड फ्री है, मूविंग है, तो वो मूव कर जाएगा, डिस्प्लेस कर जाएगा, और यहीं पे जब डायरेक्शन हम लोग रिवर्स कर देंगे करंट का, तब ये उल्टी डायरेक्शन में रिवर्स कर जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जरा लॉ देख लेते हैं जिसके थ्रू हम लोग फाइंड आउट कर सके कि कैसे डिस्प्लेस करता है एक रॉड, और कैसे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होती है, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, वो देखते हैं। क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट हमेशा फोर्स होता है, सिर्फ ऐसे पैन रख देने से डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, इसको फोर्स लगा होगा तब ये डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे देखो अभी तो यहाँ पे ये नीचे में थोड़ा स्लोप है इसलिए मूव कर रहा है, पर अगर मान लो सिर्फ ऐसा रखा होगी कैसे मूव करेगा, हाँ अगर फोर्स लग गया तभी मूव कर जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि कौन सा लॉ है जिसके कारण हम फाइंड आउट कर सके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, फोर्स अप्लाइड कैसे हुआ है, और करंट किस एंगल में फ्लो कर रही है। फिर भैया तो अब हमारा यहाँ पर जो टॉपिक है दैट इज फोर्स जो हमने एक्सपीरियंस किया था उसका हम डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। देखो सबसे पहली बात, और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। दूसरी बात कैसे फाइंड आउट करें, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। तो देखो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल बहुत सिंपल सी बात कहता है, आपको पहले तो फोर फिंगर, आपकी ये जो मिड फिंगर है एंड देन ये आपके थंब, इन तीनों को पहले परपेंडिकुलर ले लो। ये देखो ये तीनों परपेंडिकुलर है। अब देखो, अब जब फॉर एग्जाम्पल हम क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है थोड़ी सी इस एंगल के अंदर, ठीक है। अब हमको फाइंड आउट करना है फोर्स कहाँ पे, ठीक है, तो ये हमने ले लिया। अब देखो जब इस एंगल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, कन्वेंशन करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो करंट यहाँ पे फ्लो होगा। अब यहाँ पे देखो हमको क्या करना है, लिख लेते एक बार पहले तो, थंब जो है पॉइंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स व्हेन फोर फिंगर थंब एंड मिडल finger are perpendicular to each other, then thumb point direction of a force, thumb point direction of force, four finger points direction of four finger point direction of magnetic field, and middle finger current direction. When four finger thumb are mutually perpendicular, then thumb point direction of the force, four finger point direction of magnetic field, and middle finger current direction points current direction. करंट डायरेक्शन, तो इसके थ्रू हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को, यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अगर स्टेटमेंट वाइज देखा जाए तो यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज ये हम लोग का बेसिकली क्या क्या है वो हमने लिखा है। अब स्टेटमेंट वाइज देखा जाए, व्हेन फोर फिंगर थंब मिडल फिंगर are mutually perpendicular to each other if four finger give direction magnetic field, four finger middle gives direction of current, then thumb points, thumb gives direction of force on conductor. अब पॉइंट्स लिख लो, पॉइंट्स डायरेक्शन ऑफ perpendicular to each other, four finger point direction of magnetic field, middle finger points direction of current, the thumb gives the direction of force। ठीक है, तो यहाँ पे हमको यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो है मेन चीज़ है कि हमारे यहाँ पर फ्रेमिंग लेफ्ट हैंड ग्रुप के अकॉर्डिंग कि अगर तीनों फिंगर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और अगर इफ फोर फिंगर गिव पॉइंट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर पॉइंट डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर। ये हमारा स्टेटमेंट है बेसिकली जो मैं लिख के आ रहा है। ठीक है, और ये बेसिकली मैं यहाँ पे मैंने लिखा है क्या क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार हम लोग जरा इसको अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो आपका करंट नीचे फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर नीचे की तरफ आ गया, आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो गया, तो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। देखो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, करंट इस डायरेक्शन में है,
फोर फिंगर ऊपर की तरफ आ रहा है। एक मिनट ना, मैं जरा लिख लेता हूँ मेरा बैकग्राउंड। तो देखो पहली बात तो जो आपकी ये करंट कंडक्टर है, देखो करंट आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। आपका करंट नीचे की डायरेक्शन में है, कन्वेंशन करंट, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ फोर्स हो गया। देख लो मैंने बी ले रखा है, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे आपका आई दे रखा है, दैट इज करंट, एंड यहाँ पे फोर्स मतलब ऊपर की तरफ, दैट इज फोर्स का डायरेक्शन। तो ये ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जरा हम लोग लिख लेते हैं। पहले तो यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन है फोर फिंगर के अंदर, देखो मैग्नेटिक फील्ड में है बी, ठीक है। बी रिप्रेजेंटेशन करंट में आई है, देन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ यहाँ पे दे दी, ठीक है। तो अब देख लो जरा यहाँ पर, पहले तो आपका करंट नीचे की डायरेक्शन में है, आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो गया, तो फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लग गया। यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने एरो बना रखे हैं। तो ये बेसिकली हमने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, जिसके थ्रू हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार सबको समराइज करते हैं। देखो बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम एक मेटल स्टैंड के ऊपर रॉड बांध देते हैं, उसको फ्रीली मूवमेंट अलाउ कर देते हैं, और वहाँ पर हम लोग अगर वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो ऑब्वियसली एक जगह पर इन दोनों की फील्ड लाइन, अगर देखो बेसिकली अगर मैं समझाऊँ हायर क्लास कॉन्सेप्ट है, पर देखो होता है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, यहाँ पे बन रही है। आपको मैंने पहले कहा था दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, और दूसरी जगह पे कुछ नहीं है, तो ये हायर कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन मूव करेगा, इसके कारण ये एक साइड वे पुश हो जाएगा। इसी कारण से हमेशा एक साइड वे पुश आता है, और यही कारण होता है, इसके कारण डिस्प्लेस कर जाता है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना ज़्यादा हो, इतना ज़्यादा आपको फोर्स लगेगा। बहुत कम फोर्स लगेगा, डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा? जितना ज़्यादा फोर्स होगा तो उतना फोर्स लगेगा, जितना ज़्यादा आपका फोर्स लगेगा उतना ज़्यादा आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। दूसरी बात की आप जो है अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दो, तो ऑब्वियसली कंसंट्रेशन कहीं और होगी, तो उसके कारण अलग से शिफ्ट हो जाएगा। पर हाँ साइड वे पुश होगा, क्योंकि अब भी दोनों ही जगह पे तो ज़्यादा कंसंट्रेट का होगा, बट दूसरी जगह पे पुश होने के कारण दूसरी तरफ हो जाएगा, तो एक साइड में पुश हो जाएगा दूसरी तरफ से। तो ये बेसिकली है, इतना समझ लो कि बस एक फील्ड के अंदर रहते ही मैग्नेटिक फील्ड की दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेगी, दोनों दो रॉड की और मैग्नेट की, तो वहाँ पे एक पुश जनरेट हो जाएगा, क्योंकि अपोज करेगी उसको एक तरह से, मतलब साइड में पुश जनरेट हो जाएगा, नॉट एक्जैक्टली अपोज, बट हाँ साइड में पुश जनरेट हो जाएगा। और डीप कॉन्सेप्ट की बात करें तो भाई मैग्नेटिक फील्ड इकट्ठी हो गई, कंसंट्रेट हो गई, तो लो कंसंट्रेशन मूव करेगी तो एक साइड में पुश हो जाएगा। और अगर करंट का रिवर्स कर दिया डायरेक्शन, तो कहीं और कंसंट्रेशन होगा, इसके कारण एक साइड में पुश अगेन होगा, मतलब होगा वहीं पे, बट डायरेक्शन अलग हो जाएगी, तो दूसरी तरफ साइड में पुश हो जाएगा। अब आगे बढ़ते फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड, और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड में सीधी बात कहता है कि भाई देखो जहाँ कन्वेक्शन करंट फ्लो कर रहा हो उस डायरेक्शन में आप अपने डाल दो, मिडिल फिंगर को पॉइंट कर दो, दूसरी तरफ आप अपना जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी तरफ आप अपना फोर फिंगर को डाल दो, तो जो करंट जो आपका थंब है वो फोर्स दिखाएगा जिस डायरेक्शन में अप्लाई है। तो यहाँ के देख सकते हैं कि यहाँ पे फोर्स आउटसाइड है, देखो मैंने फिंगर बना रखा है, मिडिल फिंगर में आपका ये करंट नीचे की तरफ है, फोर फिंगर यहाँ पे है, और फिर आपका थंब ऊपर की तरफ डायरेक्शन दे रहा है, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा है, ठीक है, अप साइड फोर्स। अब हम लोग जरा एक बार छोटा सा टॉपिक है हाउस होल्ड सर्किट वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक है दैट इज हाउस होल्ड सर्किट। हाउस होल्ड सर्किट बहुत बार पढ़ा चुका हूं, इसलिए हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं। देखो 220 वोल्ट का आपको पता सप्लाई आता है, दो करंट के होते हैं, देखो दो सर्किट होता है आपके घरों में। पहला एक 15 एम्पियर का होता है जो कि हाई करंट की यूजेस होती है, यानी कि ज़्यादा पावर वाले जो जिसको चाहिए ज़्यादा पावर चाहिए, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपका गीजर, गीजर आपको ज़्यादा चाहिए गर्म पानी के लिए, तो उसके लिए 15 एम्पियर होगा। दूसरा आपका जो होता है दैट इज 5 एम्पियर का, जो नॉर्मल अप्लायंसेस वगैरह के लिए होता है, नॉर्मल अप्लायंसेस वगैरह के लिए लगता है, ठीक है। यहाँ पे हीट प्रोड्यूसिंग में ज़्यादा आपको करंट चाहिए, क्योंकि करंट आपको पता है ना P = I²R, तो जितनी ज़्यादा पावर होगा करंट होगा उतना ज़्यादा आपको क्या बोलते हैं, जितना ज़्यादा आपका करंट होगा उतना ज़्यादा आपको यहाँ पर जितना ज़्यादा आपको करंट की सप्लाई होगी उतना ज़्यादा आपका हीट जनरेट होगा, तो यहाँ पे फ़ायदा होना चाहिए, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा करंट चाहिए। दूसरी बात है कि दूसरा जो आपका सर्किट होता है दैट इज 5 एम्पियर का, जो कि नॉर्मल अप्लायंसेस वगैरह के लिए होता है, ठीक है। अब उसके आगे हम लोग आते हैं, तो हमारे पास होती है वायर्स अलग अलग रंग की, ठीक है। वायर होती है, जैसे कि पहली वायर होती है आपकी एक रेड वायर जो कि होती है आपकी लाइव वायर, दूसरी होती है आपकी ग्रीन, दैट इज फॉर अर्थिंग, लास्ट में आपका ब्लैक, दैट इज न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल। अब देखो न्यूट्रल वायर, देखो ब्लैक रेड वायर क्या करता है, रेड वायर ब्रिंग करंट, आपके घर में करंट लेकर के आता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी या वोल्टेज जो भी है आपको करंट लेके आता है बेसिकली, ठीक है। वोल्टेज वगैरह हम लोग देते हैं, करंट लेके आता है, समझ रखना। दूसरी बात की जो कि ये अंडरग्राउंड हो सकता है, अंडरग्राउंड, और या तो फिर केबल जो हमारे पोल्स होते हैं वहाँ से आता है हमारे घरों के अंदर, ठीक है। दूसरी बात जो ये न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर टेक बैक एंड
कंप्लीट सर्किट। अगर सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा तो फ्लो कैसे करेगा भाई करंट, इसलिए तो आपको वापस से इसे करंट ले जाना पड़ेगा। और ये कैसे होगा, जब आपका न्यूट्रल वायर काम करेगा। न्यूट्रल वायर क्या करेगा, वो वापस से सर्किट को पूरा करेगा और वापस से वहाँ पे लेके जाएगा पावर स्टेशन तक और सप्लाई वापस से पूरी कर देगा, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कंटिन्यूस होता रहे। उसके बाद हमारा जो पड़ता है दैट इज ग्रीन वायर। ड्यूरिंग ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट लीकेज ज़्यादा अप्लायंसेस लगा दिया, फिर लीकेज हुआ करंट का, लीकेज ऑफ करंट डिलीवर एक्स्ट्रा करंट टू अर्थ को दे दिया, उसके चार्जेस खत्म हुए। जब ज़्यादा करंट हो जाएगा तो इतने करंट से हमारे अप्लायंस डैमेज होते हैं, घर में डैमेज होता है, इसलिए सारे करंट को ही वापस से धरती में भेज देगा। दूसरी बात, यहाँ पे फ्यूज़ आता है। फ्यूज़ क्या होता है, बहुत बार पढ़ा चुका हूँ वापस से, कि एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे एक पतली सी वायर होती है, ठीक है, ये लीड की हो सकती है और भी अलग तरह टाइप की अलॉज की हो सकती है। तो यहाँ पर जब लगेगा मेटल्स की हो सकती है, अलॉज मेटल्स की हो सकती है। तो ये जो फ्यूज़ है, जब एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा इसके अंदर करंट फास्ट हो जाएगा, तब ये कहीं ना कहीं जूस लॉ ऑफ हीटिंग, पता है ना क्या है, H=I²RT। तो इसके कारण इसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट बढ़ जाएगी और ये मेल्ट डाउन होकर ब्रेक डाउन हो जाएगा और सर्किट कहीं ना कहीं टूट जाएगा, जिसके कारण घर में फ्यूज या शॉर्ट सर्किट होने की समस्या प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, क्योंकि सर्किट ही ब्रेक कर दिया तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होगी। यही बेसिकली हमको पढ़ना था यहाँ पे हाउस सर्किट के बारे में। पता ही आपको पैरेलल यूज़ किया जाता है, क्योंकि मान लो एक डिफाइंस खराब हो तो सारे खराब हो जाएंगे, तो सिर्फ ये तो बहुत हार्मफुल हो जाएगा। तो इसे उन्हीं को लगाया जाए जो कि आमतौर पर जो सिर्फ पैरेलल में लगाया जाए, क्योंकि पैरेलल के अंदर सिर्फ एक खराब होता है तो बाकी सारे जलते रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेनिफिट है तो पैरेलल का, तो बस यही हमको पढ़ना था हाउस सर्किट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक बाय, डू सब्सक्राइब द चैनल।